नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाएंगे और हिंदी भाषा का विकास हर परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूपी पुलिस हो, चाहे वीडियो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें हिंदी भाषा का विकास से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भाषा में पहले हिंदी की कोई जिक्र नहीं था, ना कोई हिंदी शब्द की कोई बात उपलब्ध थी। हिंदी जो शब्द है वो ईरानियों की देन है। संस्कृत की सु ध्वनि को फारसी में भी लोग क्या बोलते थे? हु बोलते थे। सु को क्या बोलते थे? हु बोलते थे। जैसे सप्ताह है तो सप्ताह को सप्ताह नहीं बोला करते थे, हफ्ता बोला करते थे। ऐसे ही असुर को असुर ने मतलब बोल के आहुर बोला करते थे। सिंधु को सिंधु ना बोल के हिंदू बोला करते थे। तो ऐसे ही सा को हु बोला करते थे, यानी कि सा ध्वनि को हा ध्वनि में परिवर्तित करते थे। भारतवर्ष की प्रसिद्ध सिंधु जो नदी है, ईरानी उसे हिंदू या हिंद कहते थे। मध्यकालीन अरबी फारसी साहित्य में भारत की जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जिसमें ये पता चलता है कि हिंदी जो है शब्द इसमें लिया गया है। किसमें? अपभ्रंश में। पाली क्या थी? पाली जो थी उसमें बौद्ध धर्म से स्टार्टिंग होती है, तो उसमें जो बौद्ध लोगों की भाषाएं थी वो उस समय पाली थी। पाली के बाद क्या आती है? प्राकृतिक आती है, प्राकृत। प्राकृत क्या होती है? प्राकृतिक द्वारा निर्मित होती है भाषा, उसमें जो परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक कहलाती है। इसके बाद अपभ्रंश आ जाती है, और अपभ्रंश के बाद जो अवहट्ट आती है उसमें हिंदी शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। आगे अमीर खुसरो ने 1253 और 1325 ईस्वी में सबसे पहले भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, और इनको ही हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इसको अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे उनको हिंदी की शिक्षा दी थी। उनको क्या दी थी? हिंदी की शिक्षा दी थी। और एक फारसी में एक हिंदी शब्दकोश की रचना भी की थी, जिसका नाम था खालिका बारी नामक फारसी हिंदी शब्दकोश। इस शब्दकोश की उन्होंने क्या कर दी थी? रचना कर दी थी। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सफरुद्दीन के जफरनामा में हिंदी के प्राचीनतम शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि अमीर खुसरो जो थे वो हिंदी खड़ी बोली के जनक कहे जाते थे। तो उस समय हिंदी खड़ी बोली ये प्रचलित हो गई। किसके समय काल में? ये खिलजी वंश है। 1253 से लेकर 1325 ईस्वी के तक खड़ी बोली का विकास हो गया। आगे हिंदी भाषा का प्रभाव ये देखने को मिलता है हमारे लिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। पहले हम एक दूसरे से जो बात करा करते थे लोग, वो संस्कृत में ही किया करते थे, क्योंकि संस्कृत थी वैदिक और लौकिक, जिसमें वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे। आगे आगे चल के लौकिक संस्कृत हो गई, धीरे धीरे करके उसमें पाली, प्राकृत, ऐसे ही उसका क्रम बढ़ता चला गया। संस्कृत के दो रूप थे, अभी बताया था, पाली वो वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत में क्या था? वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे। ऐसे ही लौकिक ये भी संस्कृत थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें बढ़ता चला गया
वैसी वैसी समय की व्याख्या होती चली गई। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। क्या हुआ? पाली के रूप में विकसित हो गई क्या? संस्कृत। इसका समय था 600 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है, क्योंकि जो भी बौद्ध धर्म की जो भाषा थी उस समय भी वो पाली थी। तो कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था वो है ईसा पूर्व होता है, और उसके बाद का समय उसे हम ईस्वी बोलते हैं। तो ये ईसा पूर्व की बात है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। कितने पहले की बात है? 600 ईसा पूर्व की। प्राकृत के रूप में इस अवधि में सौरसैनी, पैसाची, ब्राचन, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। यानी कि जैसे जैसे विकास होता चला गया वैसी वैसी बोलियां भी परिवर्तित होती चली गई। सौरसैनी, पैसाची, ब्राचन, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी ये सब क्या थी? क्षेत्रीय बोलियां थी, जिनका भी विकास होना शुरू हो गया। आगे क्या था? हिंदी भाषाओं का विकास फारसियों और अरबों के द्वारा किया गया। लगभग 300 भाषाओं को मुख्य रूप से 12 भाषा परिवार में विभाजित किया गया। लगभग 3000 भाषाएं जो थीं उनको 12 भाषा परिवार में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था भारोपीय। क्या था भारोपीय? भारत और यूरोप, इन दोनों को मिला के भारत यूरोपीय बनता है। तो एक भाषा ये थी, एक द्रविड़ थी, चीनी थी, सेमेटिक थी, टेमेटिक थी, आग्नेय, यूरल, बाटू, रेड इंडियन, काकेकस, सूडानी तथा बुशमैन। ये 12 भाषा परिवार थे, जिनमें कितनी? 3000 भाषाओं की बात करी गई थी। अब हम बात करते हैं भारत में जो 4 भाषा के जो परिवार थे भारोपीय, सबसे अधिक भाषा का जो प्रचलन होता है वो भारोपीय होता है। फिर हम बात करते हैं द्रविड़ की, ये 25% होता है, ऑस्ट्रिक की 1.3% होता है, और चीनी तिब्बती की बात करें तो 0.7% होता है। ये हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की जो भाषा हैं वह हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा थी भारत के अंदर वह है हिंदी। हिंदी को सबसे ज़्यादा भारत के अंदर बोला जाता है। लेकिन अगर बात करें हम कि सब दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा है जो बोली जा सकती है, तो दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा जो है वह है बंगला। बांग्ला जो भाषा है वह दूसरे नंबर पे बोली जाती है। तो पहले नंबर पे जो भाषा बोली जाती है वह भाषा हिंदी है, और दूसरे नंबर पे जो भाषा बोली जाती है, यानी हिंदी के बाद जो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह है बांग्ला। आगे बात करते हैं वैदिक संस्कृत की। अभी हमने आपको बताया था कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। तो वैदिक संस्कृति जो है, संस्कृत जो थी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक थी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम मुख्यतः बिंदु वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया था, और यह 3 भाग कौन कौन से थे? संहिता, संहिता के बाद आता है ब्राह्मण, उपनिषद, यह थे। आगे हम बात करते हैं संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद थे, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद था वह था ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में ही अग्निदेव, इंद्रदेव, काफी कुछ इसी में मिलता है। सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है इसी में मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध भी इसी में मिलता है। तो यह ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें 250, अगर हम बात करें तो जो 250 इसके अंदर जो सूक्त हैं वह इंद्रदेव के लिए समर्पित हैं,
200 अग्निदेव के लिए समर्पित हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यह गद्य और पद्य दोनों में ही दिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इन वेदों में सबसे अंतिम वेद था, जिसमें हमारा जादू टोने की बात कही जाती है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ की बात की जाती है, यज्ञ होते हैं। लेकिन अथर्ववेद में जादू टोने की बात करी जाती है। सामवेद संगीत के लिए बात करी जाती है, इसमें संगीत का ज़्यादा व्याख्यान किया गया है। यह 4 वेद थे हमारे। आगे ब्राह्मण, इसके अंतर्गत 4 आते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण। इन चारों ब्राह्मण अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। उपनिषद की बात करें हम, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। जैसे अभी हमने बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एक लास्ट अंतिम भाग था, ऐसे ही इसका भी क्या है, उपनिषद एक अंतिम भाग है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग था, तो इसमें जो उपनिषदों की संख्या थी 1083 थी, किंतु 12 उपनिषद प्रमुख थे। जो 12 उपनिषद थे वह क्या थे, प्रमुख थे। अब हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। थोड़ा समय और आगे की बात करते हैं, तो यह क्या होता है, ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। यह भी क्या है, ईसा मसीह के जन्म से 1000 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व का समय है। इसके बीच में लौकिक संस्कृति का समय रहता है। तो लौकिक संस्कृति के अंतर्गत जो पाणिनि थे, उन्होंने अष्टाध्यायी, जो उनकी एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने व्याख्यान किया है। फिर वाल्मीकि, व्यास, कालिदास के द्वारा रचनाओं का सृजन किया गया है। ये काय में आती हैं, लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में हमने अभी आपको बताया था क्या आता है, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या आते हैं, उसी में आते हैं, उसमें वैदिक संस्कृत में। अब लौकिक संस्कृत में क्या क्या आते हैं, ये जो कवि थे तो इनके द्वारा जो रचनाएं थीं उनका सृजन किया गया। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में ही हैं, और वैदिक और लौकिक संस्कृत की 2 भाषाओं का उल्लेख देखने को ही मिलता है इसी के अंदर। आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे होता है, सबसे पहले होती है संस्कृत। अब संस्कृत के बाद क्या होता है, पाली। लेकिन नहीं, संस्कृत पहले 2 प्रकार की होती है। इसमें भी 2 संस्कृतों का समय रहा है, एक वैदिक और एक लौकिक। जो वैदिक रही है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रही है, और जो लौकिक रही है वो क्या रही है, 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद पाली की शुरुआत होती है, जिसमें बौद्ध धर्म के समय जो भाषा का प्रयोग हुआ था वह पाली थी। आगे जाके प्राकृत होती है, जहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी आना शुरू हो जाते हैं, उनके द्वारा जो है प्रयोग की जाने लगती है। इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में ही जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो जाती हैं। वह क्षेत्रीय बोलियां क्या होती हैं, सौरसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये क्या है, क्षेत्रीय बोलियां हैं। लेकिन अवहट्ट जो होता है, अवहट्ट के बाद क्या आ जाता है, हिंदी आ जाती है। लेकिन इससे पहले का जो समय होता है, ये क्षेत्रीय बोलियां होती हैं। इन क्षेत्रीय बोलियों के द्वारा ही अवहट्ट की शुरुआत होती है, और अवहट्ट के बाद ही हिंदी की शुरुआत होती है। लेकिन इसमें भी कुछ समय होता है। जैसे अभी हम आपसे बात करते हैं कि एक समय जो होता है उत्तरकालीन अवस्था, ये उत्तरकालीन अवस्था के बाद का समय है। लेकिन इससे पहले का समय कुछ और रहता है।
जिसमें भी क्या करते हैं, संस्कृत का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग होता चला जाता है। हम बात करते हैं, देखो समय बताते हैं आपको। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ये वैदिक एवं लौकिक, इसी में दो थी, एक वैदिक था एक लौकिक था। वैदिक में क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक समय था। पाली की बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक की बात करते हैं। 1 ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। प्राकृत की बात करते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश की बात करते हैं तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। हिंदी की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है हिंदी की ही रूप देखने को मिलता है। ये जन सामान्य की भाषा थी। इसमें जैन धर्म इसमें आया था, बौद्ध धर्म के जो व्याख्या हुई थी, उपदेश आए थे, वो इसमें आए थे। आगे बात करते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय जो आर्य भाषा का जो काल था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ, जिसने आगे चल के भारतीय लोक भाषा का रूप ग्रहण किया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। इनको 3 भागों में बांटा गया। जैसे मान लो पाली, ये क्या था, मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास जिस भाषा के रूप में आरंभ हुआ उसी भाषा का नाम पाली हो गया। पाली भाषा के अध्ययन करने का मुख्य आधार क्या था, त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या था, ये बौद्ध साहित्य ग्रंथ थे। इसमें क्या था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यह 3 पिटक थे जो बौद्ध साहित्य में ग्रंथों की रचना के लिए किए गए थे। आगे की बात करते हैं। भाषा का नाम पाली होने पर विद्वानों में मतभेद भी था। विद्वानों का मानना था कि पाली की उत्पत्ति पल्ली के जो कोई गांव था उससे हुई है। वह सोचते थे कि ये गांव है, इसकी वजह से इसका नाम पाली पड़ गया। गांव का नाम था पल्ली। लेकिन पाली जो थी वो ग्रामीण भाषा थी, गांवों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। विद्वानों का मानना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल यानी कि पाटलिपुत्र से हुई है, अर्थात पाली का अर्थ मगध की भाषा है। मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र स्थान से उन्होंने सोचा कि पाटलिपुत्र स्थान से ही पाली की उत्पत्ति हुई होगी। उन्होंने सोचा कि पल्ली गांव से हुई होगी। तो यह उनमें मतभेद था। विद्वानों का मानना भी था कि उत्पत्ति जो है बौद्ध वचनों से प्रयुक्त पाली का, कुछ विद्वानों का मानना यह था कि पाली शब्द प्राकृत रूप है। इसका जो रूप है वो क्या है, तद्भव रूप है। तद्भव मतलब क्या होता है, हिंदी रूप। तत्सम होता है संस्कृत रूप। तो ये हमने भी बताया कि कैसी बोलने वाली भाषा थी, ग्रामीण भाषा थी, तो इसलिए तद्भव आम बोली वाली भाषा जो है हिंदी सहित बोला जाता है तो उसको तद्भव बोलते हैं। और संस्कृत तो जो बोलने वाली भाषा होती है वो क्या होती है, तत्सम होती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि मिलिंद पन्हा पाली भाषा में रचित प्रमुख ग्रंथ है। ये पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हा पाली भाषा में रचित प्रमुख ग्रंथ, ये किस भाषा में रचित है, तो आपको विकल्प चुनना होगा, पाली भाषा में रचित है। पाली प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। महावीर का उपदेश पाली में प्राकृत में ही उपलब्ध है। पाली में कौन थे, बौद्ध धर्म के उपदेश थे, और प्राकृत में जैन धर्म के उपदेश थे। प्राकृत व्याकरण की रचना के लिए हेमचंद को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि लौकिक संस्कृत में क्या था, पाणिनि थे, तो उन्होंने के द्वारा अष्टाध्यायी, उसमें व्याकरण के बारे में सब बताया गया था। तो ऐसे ही इसमें भी प्राकृत में व्याकरण की रचना के लिए हेमचंद को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। प्राकृत भाषा को मुख्यतः 5 रूपों में बांटा गया था। ये सौरसैनी, पैसाची, ब्राचन, मागधी, अर्धमागधी, इन 5 क्षेत्रीय जो बोलियां थी, भाषा थी, उन भाषाओं में बांटा गया था। सौरसैनी प्राकृत मथुरा के आसपास सूरसेन की भाषा रही।
मथुरा में ज़्यादा प्रचलित रही, मथुरा आगरा ऐसी जगहों में सौर सैनी ज़्यादा प्रचलित रही। पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी आदि का विकास सौर सैनी प्राकृत से ही हुआ है। ये पश्चिमी बोलियां थी, सौर सैनी पश्चिमी बोलियां थी। अभी हमने आपको बताया था जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, हिंदी, वैदिक, लौकिक और ये सौर सैनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, अर्धमागधी। क्या था ये सौर सैनी जो थी, मान लीजिए आपको ये मैप दे दिया जाए और इसमें हम कह दें आपसे तो ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये क्या पूर्व होता है। ऐसे ही ये सौर सैनी थी, ये पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती थी और ये अर्धमागधी थी वो पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती थी। आगे इन भाषाओं में भी कई क्षेत्रीय बोलियां थी जो आगे चल के विकसित होती हैं। हम बात करते हैं पैशाची प्राकृत की। इस भाषा का विस्तार पश्चिमोत्तर पंजाब, अफगानिस्तान में माना गया। मागधी की बात करते हैं, मागधी प्राकृत दक्षिण बिहार। प्रचलित भाषा की पाली, विपटक और भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा जाता है। अर्धमागधी में क्या है, यह प्राचीनतम काल में मगध, कौशल, मगध की राजधानी कौशल की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत की जैन अर्धमागधी भी कहा जाता है क्योंकि जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में ही अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्रीय प्राकृतिक भाषा में यह भ्रम होता है कि महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है, लेकिन नहीं, महाराष्ट्री प्राकृत भी उत्तर भारत की सर्वाधिक विकसित प्राकृत भाषा है। ये महाराष्ट्र की भाषा नहीं है, ये उत्तर भारत की सर्वाधिक विकसित भाषा है। महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र के रूप में है। हम बात करते हैं अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी और अंतिम व्यवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषा के बीच का समय है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। पुष्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग ने, शुंग जो है उसके अंदर पतंजलि ने इसको महाभाष्य किया है। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। वो सोचते हैं कि इसका समय जो था अपभ्रंश का वो 500 ईस्वी था। मार्कंडे एवं अन्य आचार्यों के अपभ्रंश को कुल 3 भेद दिए हैं। नगर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली और ब्राह्मण, यह 3 बोलियां दी उन्होंने। आगे हम बात करते हैं अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व क्षेत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए लिख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें सौर सैनी अपभ्रंश अभी बताया था कि पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसको पश्चिमी हिंदी, इसमें राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। सौर सैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। इसको याद कैसे करेंगे, कैसे याद रखेंगे कि हाँ सौर सैनी में ये क्षेत्र थे, बोलियां थी, क्षेत्रीय बोलियां। तो इसको याद करने के लिए हमारे लिए यहाँ लिख लेते हैं
शेर राजा पहाड़ी पर गुजरा। शेर से होता है सौरसैनी, और राजा से होता है राजस्थानी, और पहाड़ी से होता है पहाड़ी, पर से होगा पश्चिमी, और गुजरा से होगा गुजराती। तो शेर राजा पहाड़ी पर गुजरा, इसको कैसे याद करेंगे पैसाची को? लहंदा पंजाबी। तो पैसा, अब इसको याद करेंगे, पैसा ला दो पंजाबी, पैसा ला दो पंजाबी। ब्राचण का मतलब होता है चिड़चिड़ा, इसका मतलब इससे समझ लो कि सीधा, ये टेढ़ा और ये सीधा। ब्राचण का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है सीधा। ऐसे समझ लीजिए, इसको याद करने का तरीका ब्राचण सिंधी। महाराष्ट्र की बात करें हम, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम लिख लेंगे महान मराठी। इसको ऐसे याद कर लेंगे कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सी भाषा है? मराठी, तो महान मराठी। अब हम बात करते हैं मागधी की, तो मागधी में कैसे याद करेंगे इसको? मागधी अपभ्रंश में इसको लिखेंगे बिहारी मांगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं बहरा बुगला उड़े आसमान में। बहरा बुगला उड़े आसमान में, तो बहरा से होगा बिहारी, बुगला से होगा बंगला, और उड़े से होगा उड़िया, और आसमान से होगा असमिया। तो ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं मागधी अपभ्रंश को। एक बार फिर देख ले, बहरा बुगला उड़े आसमान में, तो बहरा, बहरा से हो जाएगा बिहारी, बुगला से हो जाएगा बांग्ला, उड़े से हो जाएगा उड़िया, और आसमान से हो जाएगा असमिया। हम बात करते हैं अर्धमागधी की, तो अर्धमागधी की जब हम बात करते हैं तो इसको याद करने का एक तरीका है, यहाँ लिखा है अर्ध। अर्ध मतलब आधा, आधा। इसको याद इसलिए रखेंगे क्योंकि ये पूर्वी हिंदी है, तो इसको हम पूर्वी को लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं पूरा, आधा पूरा। इसे याद रहेगा कि हमें पूर्वी हिंदी की ही बात करी गई है। अब हम बात करते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कैसे याद रखें? तो हम इसको लिख लेंगे अब हो बघेलो छाता। तो हम बोलेंगे इसको अब बघेलो छाता। अर्धमागधी को क्या बोलेंगे? अब बघेलो छाता। तो इसको याद करने का तरीका है कि पूर्वी हिंदी को, ये तो आधा तो पूरा, अब बघेलो छाता, आधा पूरा अब बघेलो छाता। इसको ऐसे याद करेंगे अर्धमागधी को। तो ये था इसको याद करने का तरीका। एक प्रश्न बनता है, हर बार पूछा जाता है कि यह भाषा किस अपभ्रंश में ली गई है, यह बोली किस अपभ्रंश से ली गई है। तो आपको उसमें से चुनना होगा। तो याद करने का आप भूल ना जाएं इस बात के लिए। तो इसी वजह से हम आपको, मान लीजिए इसको आपने, अभी मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं, मान लीजिए इसको बोलेंगे टेढ़ा, इसको बोलेंगे सीधा। प्रचंड का मतलब ही यही होता है कि, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे।
अब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश के महान कवि जो स्वयंभू थे, पौम चरण स्वयंभू की रचना थी जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया, किंतु पयोम चरम एक अपूर्ण ग्रंथ है, यह पूर्ण नहीं हुआ है अभी। इसको इन्होंने लिखा था, इसमें इन्होंने राम के चरित्र की इसमें व्याख्या की थी। किसने? स्वयंभू ने। बहुत पूछा जाता है स्वयंभू के बारे में। तो ये कवि थे, अपभ्रंश के महान कवि थे। तो इन्होंने लिखा था पयोम चरण। तो यह कैसा है? अपूर्ण है। अभी ये क्या नहीं हुआ? पूर्ण नहीं हुआ। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो इरावती थी वो इनकम्प्लीट थी, ऐसे ही इनकी भी क्या है? ये इनकम्प्लीट रही। जो ग्रंथ था वो अपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इसको याद करने का आपको तरीका बताते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, भूल जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं भूलेंगे आप। एक बेहतर तरीका है हमारे पास इसको याद करने का। समझना बहुत ध्यान से, इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको। आप रटते हैं इसको बहुत कि क्या है क्या नहीं है, एक ही बार में आप, और क्रम भी इसका कभी भूल नहीं सकते आप, ध्यान रहेगा आपको। तो क्या करेंगे हम, आप लोग जाइएगा नहीं, इसको देखिएगा ध्यान से, समझिएगा कैसे इसको याद करेंगे और कैसे इसको पढ़ते हैं। इसको आप लिख लेंगे सब लो। ये हो जाएगा संस्कृत, व हो जाएगा वैदिक, और लो से हो जाएगा लौकिक। तो इससे याद रखेंगे सब लो। आप भूले ना कि लौकिक को पहले कर दिया वैदिक को बाद में कर दिया, तो ये ना करें। तो इसको लिखेंगे सब लो। अब हम बात करते हैं इसको याद करने का तरीका। तो हम संस्कृत को लिख देते हैं सांप, पालो, पाली को लिखते हैं पालो, प्राकृत को लिखते हैं पर, सांप पालो पर, और सौर सैनिक को लिखते हैं सिर। इसको भी लिखते हैं, इसको लिखते हैं इसको लिखते हैं पे। ब्राचड़ को लिखते हैं बार, महान को लिखते हैं मत, मागधी को लिखते हैं मारो, और अर्धमागधी को लिखते हैं अंधो। समझने का प्रयास करें। इसके क्रम को याद करने का तरीका है, सबसे पहले तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये है क्या, संस्कृत है। इसको याद करेंगे, संस्कृत के बाद दो संस्कृत हुई इसमें, एक वैदिक एक लौकिक। तो इसको याद कर लेंगे सब लोग, सब लोग। आगे हम बात करते हैं इसको याद करने का तरीका। आगे इसको लिखेंगे आप
अब ये नहीं ऐसे ही लगा रखा है हमने, इसको ना ध्यान में। तो हम इसको बोलेंगे सांप पालो पर सिर पे बार मत मारो अंधो, आप अब हिंदू नहीं। इसको याद कैसे करेंगे? संस्कृत को बोलेंगे सांप, मान लीजिए सांप का मतलब संस्कृत, और पाली का मतलब पालो, और प्राकृत का मतलब पर, और सौर सैनी का मतलब सिर, और पे का मतलब पैसाची, बार का मतलब ब्राचड़, और महाराष्ट्री का मतलब मत, मारो का मतलब मागधी, अंधो का मतलब अर्धमागधी, और अपभ्रंश का मतलब आप, अभट्ट का मतलब अब, और हिंदी का मतलब हिंदू। तो इससे समझेंगे इसको ध्यान से, इसको बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा और ना ही आप कभी क्रम इसका भूलेंगे। सांप पालो पर सिर पे बार मत मारो अंधो, आप अब हिंदू नहीं। इस लाइन को लिख लें, हम लिखा देते हैं यहाँ पे, इस पूरी लाइन को यहाँ लिखा देते हैं। मत मारो अंधो, आप अब हिंदू नहीं। नहीं का कोई मतलब नहीं है, बस कहने के लिए बनाया है इसको। सांप संस्कृत, पालो पाली, पर प्राकृत, सिर सौर सैनी, पे पैसाची, बार ब्राचड़, मत महाराष्ट्री, मारो मागधी, अंधो अर्धमागधी, आप अपभ्रंश, अब अभट्ट, और हिंदू हिंदी। यह है इसको याद करने का तरीका। सांप पालो पर सिर पर बार मत मारो अंधो, आप अब हिंदू नहीं। ये था इसको हिंदी भाषा का क्रम याद करने का एक उचित तरीका। कैसी लगी क्लास? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास आपको अगले समय, निर्धारित समय के अनुसार ही आपको मिलेगी। धन्यवाद।